क्या है हम लोगों को, क्या है कि 2.4 पॉइंट में पढ़ रहे हैं, क्रांतिकारी, क्या क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। क्या कर दिया? भूमिगत कर मैंने समझ रहे हैं ना, टैक्स है ना, राजस्व भी बोलते हैं, लगान भी बोलते हैं इसे। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। किसके कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था? वियना कांग्रेस। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। अनिवार्य हिस्सा मानते है ना, बोला कि ज़्यादातर क्रांतिकारी बोला कि आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे, है ना। अनिवार्य हिस्सा माना जाता था इसको, किसको कि मतलब क्या बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए क्या था? जरूरी था। अब जब क्रांतिकारी हैं, आप क्या नहीं कर रहे? संघर्ष कर ही नहीं रहे, है ना, आप कोई चीज़ का मांग कर ही नहीं रहे, मुक्ति के लिए कुछ लड़ ही नहीं रहे, तो ये सारे चीज़ के क्रांतिकारी का अर्थ क्या हुआ, है कि नहीं। जैसे आप लोग बहुत सारे लोग देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, जैसे सब एकदम पूरा डीपी लगेले है वगैरह लगेले है ना, कट्टर हिंदू, है कि नहीं, बहुत लगा लिया। और कट्टर हिंदू ऐसे लगा लेगा, हिंदू का एक चीज़ का पालन नहीं करता ढंग से, है ना। सबसे पहले रोड में जाएगा, ठीक है, तो 4 गो लड़की छेड़ ले जाएगा, ठीक है, और वो बोलेगा कट्टर हिंदू। हिंदू धर्म का ऐसा है सर? कमेंट करेगा 4 गो, उसको छेड़ ले, मैंने वो छेड़ना मैंने ये नहीं होता है कि उसको जाके हम कुछ टच कर रहे हैं, है नहीं, 4 गो कमेंट कर रहे हैं, क्या है मतलब, क्या अर्थ है? ठीक है, अपनी बहन को बहन समझता है और दूसरी बहन को क्या समझता है? एगो को छोड़ के बाकी सबको समझो बहन ही। कहाँ बोलते हैं सबको समझना? हाँ, तो एगो जहाँ भी होंगे, जिनको मानना है उनको एगो मान लो, और बाकी सब चीज़ को सभी को क्या बोलो? तो क्या करेगा? सबको ऐसी करेगा? ठीक है बोला। ऐसा ही वह व्यक्ति, छोड़िए हटाइए, तो ऐसा ही वह व्यक्ति था, ऐसा मतलब ऐसा नहीं ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जियुसेप्पी मैत्सिनी। मतलब जो क्रांतिकारी के लिए, किसके लिए? क्रांतिकारी के लिए, सबके लिए क्या अनिवार्य, मतलब अब देखिए जरूरी है कि हम जैसे क्रांतिकारी हैं, हमारे अंदर कोई गुण ही नहीं है, देश के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति थे, इटली के व्यक्ति थे, क्या नाम था? जियुसेप्पी होता है, यहाँ जियुसेप्पी लिखा हुआ है, जियुसेप्पी होता है, जियुसेप्पी मैत्सिनी, है ना, जियुसेप्पी मैत्सिनी, ठीक है, या जियुसेप्पी हो है। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका सर? जेनेवा में हुआ था। कहाँ पे? जेनेवा। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, है ना। कौन सी? कार्बोनारी एक गुप्त संगठन था। कैसा संगठन था? गुप्त संगठन। गुप्त संगठन मतलब जो क्या कि सबको मैंने वो दिखावटी में नहीं था, अपने आप में गुप्त सीक्रेट एक संगठन था, उसका क्या थे? वो सदस्य थे, है ना। जियुसेप्पी मैत्सिनी जो है इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। क्या आता है? टिप्पणी लिखने आता है कि जियुसेप्पी मैत्सिनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखें तो उसमें लिखना पड़ेगा कि जियुसेप्पी मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था, है ना। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था, जेनेवा देश है। वह एक कार्बोनारी के गुप्त संगठन का क्या थे? सदस्य बन चुके थे, है ना। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, है ना। कहाँ पर? लिगुरिया में क्रांति कर रहे थे, इस वजह से उन्हें क्या कर दिया गया? बहिष्कृत। बहिष्कृत का अर्थ समझते हैं? है ना, गांव में कहते हैं उसे आज़ाद कर देना। आज़ाद शब्द से कौन कौन परिचित है? आज़ाद बोलते हैं ना, आज़ाद। अरे गाँव में आज़ाद बोलता है, आज़ाद कर दल के ऊपर, मतलब समूह से अलग कर देना। समूह से क्या कर देना? अलग कर देना।
बहिष्कार कर देना, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बोल दें कि अब आप उस यहाँ पे रह ही नहीं सकते हैं, तो उसको एक तरह से क्या कर दिया, बहिष्कार। जैसे गांव में पहले बहिष्कार कर दिया जाता था, अब वो सब सिस्टम हटा दिया गया, है ना। बहिष्कार कर दिया, उसको क्या करना पड़ा, साइड में रहना पड़ता था, गांव से उसे कुछ मिलेगा भी नहीं, खाने पीने का भी नहीं मिलता था, ऐसा वैसा करके, ठीक है। तो बहिष्कार कर दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए, कहाँ पे क्रांति करने के लिए, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तत्पश्चात में उसके बाद उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, 2 ठो और संगठन का स्थापना कर लिया। उसके बाद कब, जब इनका लिखने बोलेगा संक्षिप्त टिप्पणी, यही लिखना, शुरू से लिखना है, यही आंसर होगा आपको, ये लिख के भी लाना है अगले दिन। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला क्या है, मार्सेई में यंग इटली, मार्सेई में क्या किए, यंग इटली, और दूसरा बर्न में, कहाँ पर, बर्न में यंग यूरोप, है ना। ये 2 ठो संगठन का इन्होंने गठन किया, जिसका नाम था, मार्सेई में जो थे वो क्या नाम था उनका, यंग इटली, और बर्न में इन्होंने गठन किया क्या, यंग यूरोप। जिसके सदस्य, इसके सदस्य कौन कौन थे सो समझिए, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा, है ना। इसमें जितने समान एक ही जैसा विचार रखने वाले जो लोग युवा लोग थे, वो पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के, ये सारे लोगों के जितने भी युवा लोग थे और जो एक जैसा, इनके जैसा विचार रखते थे, उन सारे को इस संगठन में रखा गया, यंग इटली और किसमें, यंग यूरोप। मैथ्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, है ना। ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की जो मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की क्या है, प्राकृतिक इकाई। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। बोला इटली छोटे राज्यों और क्या पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। यह एकीकरण ही इटली का क्या हो सकता था, उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। इन्हीं के देखा देखी में जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में गुप्त संगठन क्या किया गया, कायम। मैथ्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सौपन से मैथ्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया, है ना। क्या बताया गया कि वो मैथ्सिनी जो थे वो क्या कर रहे थे कि जो राजतंत्र का घोर विरोध करके, राजतंत्र जानते हैं, रूढ़िवादी लोग जो थे, है ना। एक क्रांतिकारी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसके पहले पढ़े रूढ़िवादी, है ना। उससे भी पहले हम लोग क्या पढ़े, उदारवादी, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो रूढ़िवादी जो सोच था, उस रूढ़िवादी में क्या था कि पिछला राजा ही स्थापना किया जाए, है ना, और उस तरह से शासन किया जाए। तो उस रूढ़िवादी को उसको उसका विरोध करके, है ना, जो से भी मैथ्सिनी उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के लिए अपने क्या देखे, सपना देखा, मतलब उन्होंने चाहा कि प्रजातंत्र हो, क्या हो, प्रजातंत्र माने जनता का शासन हो, समझे कि नहीं, ऐसा उन्होंने सोच रखा। किसने, जुसेप्पी मैथ्सिनी ने, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया देखिए, इसका संक्षिप्त विवरण आप लोग लिखना चाहें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यह इटली का एक क्रांतिकारी था कि नहीं। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था, ठीक है। यह पहले कहाँ के थे सर, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए, है ना। इनको क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया 24 साल की उम्र में ही, ठीक है। ये बात लिख दी। उसके बाद इसी को लेकर उन्होंने 2 संगठन बनाए, है ना। क्या किए, 2 संगठन बनाए, है ना, जो क्या था, यंग इटली और क्या, यंग यूरोप, ठीक है। इसमें वे सारे लोग पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के लोग शामिल थे, युवा शामिल थे, जो इनके जैसे क्या रखते थे, विचार रखते थे, सोच रखते थे, ठीक है। ये आप लोग लिखते जाएंगे इसी प्रकार से। इसी को कहते हैं क्या, संक्षिप्त टिप्पणी, इस पूरा लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्हीं के देखा देखी और जो कुछ देश था, स्विट्जरलैंड वगैरह, उन्होंने भी संगठन बनाया और ये चाहते थे कि जो राजतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो जाए और क्या आए, प्रजातंत्र आए। कौन सा तंत्र आए, प्रजातंत्र। इस वजह से उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सपने से मैथ्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। किसको हरा दिया, रूढ़िवादियों को क्या कर दिया, हरा दिया। अब देखिए ये रूढ़िवादियों का मतलब यहाँ तक हो गया आपका किसका,
किनके बारे में हो गया? जुसेपी मैत्सेनी के बारे में। ये आप यहाँ तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला आदमी आता है मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिख जो है ना, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक क्या बताया? दुश्मन। कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है, ये क्या है? दुश्मन है हमारे लिए, ठीक है। किसने बताया ये बात? मेटरनिख, है ना। मेटरनिख, देखिए ड्यूक मेटरनिख। मेटरनिख का पूरा नाम क्या था? ड्यूक मेटरनिख, है ना। इनका एक सेंटेंस है, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, बहुत ही खतरनाक। देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट, इसके पहले आप लोगों की बुक में कोई पॉइंट नहीं था, यही ना पॉइंट है। क्रांतियों का युग, है ना। किसका युग? क्रांतियों का युग 1830 से 48 तक। आप जानते हैं 48 में ही इनको क्या मिल गया था? आज़ादी मिला था कि नहीं मिला था? तो 48 है, हाँ उसको 1948 में। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने, आज़ादी क्या मतलब? सबसे छुटकारा मिल गया था राजा वजह से, मैंने लोकतंत्र स्थापित हो गया था। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। बोल रहा है कि जैसे जैसे क्या हुआ सर? रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की क्या किया? कोशिश। तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में कौन लोग? उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा, है ना। रूढ़िवादी लोग जो थे वो पुराने सोच में रहते थे। उदारवाद भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते थे। वो कैसे बदलाव चाहते थे? धीरे धीरे बदलाव चाहते थे, है ना, और कुछ तरीका नया लाना चाहते थे। और राष्ट्रवाद को मैंने ये सब, तो सब चीज़ से जोड़ के देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे, है ना। जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्या थे? क्षेत्र थे, जिसमें इस तरह की बातें चल रही थी। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे, है ना। इस सब चीज़ का जो निगरानी कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग, है ना। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, है ना। प्रथम विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ सर? जुलाई 1830 में। बुर्बो राजा, क्या कुछ बोल रहे हैं, है ना। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनको क्या करके फेंक दिया? उखाड़ के फेंक दिया था उन्होंने। फेंका था कि नहीं फेंका था? उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, है ना। संवैधानिक नियम कानून की सब लोग चुन के और एक क्या स्थापित किया था? राजतंत्र। राजतंत्र क्या किया था उन्होंने? स्थापित, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप। उसका अध्यक्ष कौन थे? लुई फिलिप। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है ना। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम। कहने का तात्पर्य क्या है कि फ्रांस में कोई भी एक्टिविटी होता था ना, तो पूरा यूरोप में तुरंत फैल जाता था, है ना। कहाँ पे फैल जाता था? पूरा यूरोप में फैल जाता था, है ना। जैसे अभी कुछ भी होगा इधर तो तुरंत फैलता कि नहीं फैलता है ना। जैसे उस दिन हुआ, है ना, वो सब चीज़ को ज़्यादा वर्ड नहीं लाइएगा, ठीक है। तो हुआ तुरंत एकदम माहौल बन गया, है कि नहीं? समझ गए होंगे आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। रात को नहीं, मार नहीं, तो पूरा उल्टा पुल्टा सब कुछ, ठीक है। तो उस प्रकार से तुरंत फैल ही जाता है, कोई भी मैटर होता है, ठीक है। अभी जैसे अभी यहाँ पे एग्ज़ाम की बात है, तो पहला क्लास से लेकर पूरा 12th तक सब कुछ पता चल गया होगा सबको, है ना, कि एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होगा रे, मई में होगा रे लास्ट में, है ना। और मेरे ख्याल से सब ज़्यादा इस सरकारी स्कूल वाले बच्चे को सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। तो ऐसा उन लोगों को माना था कि तुम उसी प्रकार से जैसे फ्रांस, कहाँ पर? फ्रांस में कुछ होता था तो पूरा यूरोप में क्या हो जाता था? फैल जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, है ना। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी क्या हो गया? विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया, है ना। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से क्या हो गया? अलग, है ना। इस घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी, है ना, यूनान का स्वतंत्रता
संग्राम, है ना, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी से ही यूनान जो है ना, किसका है? यूनान नहीं, एक और देश है सर, इसका अभी ध्यान में नहीं आ रहा, बोलेंगे। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष, यूनानियों का क्या? आज़ादी के लिए क्या? संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। कब आरंभ हो गया था? 1821। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। और क्या बताया जा रहा है कि जो और भी जो लोग थे, जो यूनानियों के प्रति, उनके संस्कृति के प्रति क्या रखते थे? सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ क्या होता है? उसे यानी कि लगाव रखते थे, लाड प्यार था उससे, है ना, प्रेम भाव थी, तो वो लोग भी उनको क्या किए? सपोर्ट किए, है ना। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की, है ना। कवि लोग और कलाकार लोग, कवि और कौन? कलाकार। यूनान को क्या बताया कि यूरोपीय सभ्यता का क्या है? पालना है। पालना समझे कि नहीं? कि यही जो है सबको लेके, पालना मतलब वो क्या बोलते हैं? डोली। पालना माने क्या? डोली, यानी सबको यही नैया पार लगाएगा। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। क्या जुटाया? जनमत। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी क्या हो गई? अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की क्या दे दी? मान्यता, है ना। कुस्तुनतुनिया की संधि हुई उसमें 1832 में। कब? 1832 में। तब किसको? यूनान को क्या दे दिया? स्वतंत्र राष्ट्र का क्या दे दिया गया? मान्यता। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझते हैं। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, है ना। बोल रहा है क्या? राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई, है ना। क्या बताया जा रहा है? संस्कृति ने क्या निभाई? अहम भूमिका। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, रूमानी कलाकारों ने क्या किया सर? तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था, क्या प्रयास था? कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए, है ना। क्या बताया जा रहा था कि जैसे यदि हम लोगों को देश को क्या चाहिए? पूरा राष्ट्र एक साथ चाहिए, संगठन रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या कीजिए? साझा सांस्कृतिक होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? साझा सांस्कृतिक। साझा समझते हैं? सत्ता की साझेदारी, साझा वर्ड नहीं समझे, है ना। साझा सामूहिक विरासत, है ना, कि सबको सामूहिक एक पहचान होनी चाहिए, सामूहिक एक संस्कृति होनी चाहिए, तभी हम लोग देश में क्या बन सकते हैं? राष्ट्रीय एकता बढ़ा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि क्या दावा किया? कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके क्या? आम लोगों में क्या थे? निहित, है ना। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। किससे बोल रहा है सर? कि क्या बताया जा रहा है? कि सच्ची जर्मनी संस्कृति यहाँ आम लोग में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा, राष्ट्र की क्या? सच्ची जो आत्मा थी वो क्या? लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों। लोक नृत्य मतलब क्या होता है? जो डांस वगैरह होता है, जन काव्य जो भी बोलते हैं, कविता वगैरह टाइप का, फिर लोक गीतों, लोक के एक सामान्य गीत के अनुसार से भी इस चीज़ का होता है कि नहीं होता है? ये सारे चीज़ से प्रकट होती थी देश के प्रति प्रेम भाव, है ना। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था, है ना। देखिए कि आज अभी जो है हमारे समाज में कोई संस्कृति को बनाए रखना है तो पुराने जैसे चलते रहता तो वैसे अच्छा लगता है ना।
ताकि वो सब में सामूहिक बना हुआ रहे। अभी जैसे आप धीरे धीरे देखता है कि होली खेलना कम कर दिया, आदमी घरे घरे में होली खेलता है, ठीक है, 2-4 गो आदमी है ओकरे लगाता है। गांव में जितना पहले होता था उसकी अपेक्षा अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल। और ज़्यादा एक दूसरे को लगा भी दीजिएगा तो बुरा मान लेता है ना, गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, क्या है उतनी ज़्यादा, ठीक है। अब थोड़ा कम होने लगा, तो अब इससे क्या होगा, लोग एक दूसरे के करीब, ऐसे तो दिन भर रात भर तो अपने काम में बिजी रहता है आदमी, है ना। सुबह 4 बजे से उठा रात 10 बजे तक एकदम क्या करता है, काम वगैरह में जो भी अपने पर्सनल काम में बिजी रहते हैं, समझे। और 6 घंटा समय मिला, सूता आराम से, ओकरों में से कुछ देर ज़्यादा समय मिल गया पूरा इसमें, तो मोबाइल वगैरह कौन चलाएगा, है कि नहीं, बस उसमें विलीन रहते हैं। तो लोगों में सामूहिक पहचान अब धीरे धीरे क्या, बस मोबाइल से बनता है, सब एक ग्रुप में जुड़ा हुआ है ना। और ग्रुप में मैसेज खाली कर देगा, बस हो गया, उतने में हो गया, वो लोग इकट्ठा नहीं हो। क्या हुआ, क्या हो गया, चलो ठीक, इसमें क्या है, दोनों छोड़ो, हटाओ, उतना ध्यान काहे देता था तो। अच्छा, ये कब दिखता है, जब बॉडी रहता है, तो हमार बॉडी है का रे, जल्दी जल्दी खाने पर होता है क्या, जे पार से छोड़ो ये सब है। हाँ मैंने, अच्छा जल्दी जल्दी खाने, मैंने बहुत कम ऐसे है कि दिन भर में एक बार खा लिए, वो सब चीज़ का ये सब प्रभाव है नहीं। ओ चलो ठीक है, देखिए छोड़िए, अरे क्या करेगा, न वैसी बात नहीं है ना, आर्यनमोंग इस तरह दिखता होगा, दिखता है रे, किरण धोखा दे देता। ध्यान दो इधर, अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। क्या अंकित करना रे, आधा अधूरा पढ़ रहे है ना। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए क्या था, आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, ज़्यादा लोगों तक क्या करना था, पहुंचाना था, है ना। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। निरक्षर मैंने समझता है कोई पढ़ल लिखल आदमी नहीं था। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था। खास तौर पर कहाँ पर लागू होता था, पोलैंड पर, है ना, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, पोलैंड जो था वो स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई, है ना। राष्ट्रीय भावना क्या रखी गई, जीवित, है ना। मसलन कैरोल कुरपिंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया, है ना। एक ये डांस था, कौन सा आपका, है ना, पोलेनेस और माजुरका, ये सब क्या किया गया, ये डांस था, लोक नृत्य थे जो कि राष्ट्रीय प्रतीक में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। जैसे अभी जैसे मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मानते कि नहीं मानते, है ना। तिरंगा झंडा है, या राष्ट्रीय ध्वज मानते कि नहीं मानते, है ना। उनके सामने मतलब जाने पर सबका एक अलग सा एक रिस्पेक्ट आता है कि नहीं आता है, एक तरह से। आप पुलिस वर्दी जैसे देखते हैं, एक राष्ट्रीय का ही मान सकते हैं कि जैसे वर्दी देखते हैं तो अलग टाइप का एक वो फीलिंग आता है। एंड अब आता होगा आगलो चोर सब, है ना, सबसे बड़ा चोर तो वही सब है, मजबूर हैं, वो भी करेंगे क्या, नहीं करते हैं, मैंने चोरी करते नहीं है, उनको ला कर दिया जाता है। लीजिए रखिए खाना पीना चलेगा, चाय पानी के लिए रखिए। अब चाय पानी के लिए एक बैग देगा, क्या हो गया, क्या हरा गया, तू लोग का
इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर, बहुत ज़्यादा टंडन लिख। भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया, है ना। क्या बताया जा रहा है कि जब रूसी कब्जे के बाद, रूस का जब कब्जा हो गया, उसके बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से क्या कर दिया गया, जबरन हटाकर, बलपूर्वक हटाकर किसको, रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया, ज़बरदस्ती यही पढ़ना है, पढ़ना है। 1800, अभी जैसे देखिए भारत में क्या है कि जबरन जैसे हिंदी ही सब लोग पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता है ना, बहुत सारे लोग। और क्या है कि इंग्लिश हर एक जगह लागू हो रहा है, इंग्लिश डॉक्टर के, अब डॉक्टरी में तो फिर अभी नीट वगैरह अब हिंदी वगैरह से होने लगा, चालू हुआ है कुछ कुछ जगहों में, ठीक है। ऐसे प्रायोरिटी देना चाहिए, प्रायोरिटी होने से महत्व देना चाहिए, हिंदी प्राथमिकता, बिल्कुल सर। इसके अनेक सदस्यों ने, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जबरन लादा जा रहा था, कौन सी भाषा, रूसी भाषा। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, है ना, रूस के विरुद्ध में एक क्या हुआ, सशस्त्र क्या हुआ, विद्रोह, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। आखिरकार क्या कर दिया गया, कुचल। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ, पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। किसको, कहाँ पे डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, है ना। बिशपों को, पादरियों और बिशपों, मैंने जो लोग पादरी के समूह के ही हुआ करते थे, मैंने बड़े पद पे हुआ करते थे, जिनका पहले बलपूर्वक चलता था, शासन चलता था, ठीक है। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, साइबेरिया भी देश, साइबेरिया भेज दिया, है ना, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। रूसी भाषा का प्रचार करने से क्या कर दिया था, इनकार, तो उसको साइड कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब पोलिश भाषा जो है, ये भाषा अब कैसे देखा जाने लगा कि रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष, माने जैसे रूस के लोग जो हैं वो सब चाहते हैं कि रूसी भाषा अपनाएं और हम लोगों को क्या अपनाना है, पोलिश भाषा। इस वजह से इस भाषा को और ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगा, और ज़्यादा प्राथमिकता देने लगा, और इसके विरुद्ध में, है ना, मतलब कि पोलिश को लागू किया जाए और रूसी को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसमें और संघर्ष करने लगे और एक प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। जैसे होता है कि कभी हम किसी भी चीज़ को बहुत छोटा समझते हैं, छोड़ो हटाओ, वो गलती कर रहा अलग मैटर है, लेकिन जब वही गलती जब पूरे समाज में प्रभाव पड़ता है तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही जाते हैं, है ना। और कुछ नहीं, कोई भी, मतलब हम कहने का तात्पर्य है हमारा समाज, है ना, कि उसके उस चीज़ के लिए आगे बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। अरे छोटा मोटा होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते, चलो अच्छा चलो जो होने दो। अब जब पूरा बहुत ज़्यादा अत्यंत होने लगता है तो उसके लिए लाठी डंडा जैसे हो सब चीज़ लेकर क्या हो जाता है, खड़ा होता है। कैसे चलेगा ऐसे, तो उस प्रकार से इस भाषा के लिए, पोलिश भाषा के लिए, है ना, रूसी के खिलाफ क्या होने, लड़ने के लिए तैयार हो गए। देखिए यहाँ भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया, है ना, क्या बताया जा रहा है, भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। क्या बताया जा रहा है कि 1830 का जो दशक था, दशक मैंने समझते हैं 10 साल, 1830 का दशक जब हम बोलेंगे तो यहाँ से ऐसे हो जाना चाहिए, 1830 से लेकर कब तक, 1840 तक दशक जब भी बोले है, हाँ, मतलब वही बात हो गया कि 40 का शुरुआती, 39 का दिसंबर, 31 दिसंबर, समझे कि नहीं, हाँ, तो 39 का लास्ट तक, समझे कि नहीं, 40 शुरुआत, तो ये क्या हो जाएगा आपका दशक। देखिए, तो 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। 19वीं सदी में, कब बताया जा रहा है, 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। अब जैसे देखिए सबसे पहले कि मान लीजिए कि आदमी बढ़ेगा, यही पॉइंट समझिए बात को, आदमी बढ़ेगा तो खाना घटेगा, पॉइंट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, तो बिल्कुल इसी प्रकार से है, ठीक है। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। अब देखिए जितना रोजगार है उससे ज़्यादा क्या था, आदमी।
भारत मैंने और झारखंड जैसा फिर कठिन बात बोलेगा कि जो तार गाछ में चढ़ जाएगा। स्टैंड अप बोथ ऑफ यू, या एंड सौरभ ऑल्सो, गेट आउट। आई सेड गेट आउट, आई सेड गेट आउट। जो भी क्वेश्चन रहता है कॉपी में नोट करके और बाद में पूछा कीजिएगा, अभी बाहर जाइए, दूसरे को भी डिस्टर्ब होता है। आप लोग जिक्र कर लीजिए, खत्म हो जाएगा तो एक बार आवाज़ दे दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे इधर। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या है 19वीं सदी के कहाँ पे देख रहे थे हम लोग, क्या देख रहे थे? तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था सर, जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हो रही थी। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद मीन्स होता है संख्या, तो नौकरी ढूंढने वाले की तादाद जो थी, संख्या जो थी वो क्या थी, उपलब्ध रोजगार से, जितना रोजगार था उससे भी क्या था, अधिक था। आप मान लीजिए रोजगार है 5 गो और रोजगार लेने वाला है 8 गो, चाहे 6 है, जो भी मैंने उनसे अधिक, जितना रोजगार है उससे ज़्यादा बेरोजगार है, समझे कि? जितना रोजगार है उससे ज़्यादा क्या है, बेरोजगार है। मैंने जिस प्रकार से, जिस पहलू से आप समझ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ये पहली समस्या थी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर, जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसे क्या बताया जा रहा है, अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी, है ना। भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगे। जैसे आप मान लीजिए, देखिए जब जैसे होता है कि हम जहाँ पे कोई अभी शहर में रहेगा तो शहर में जीना थोड़ा सा मुश्किल है गांव की अपेक्षा, है कि नहीं है। माने सारी सुविधा, खाना पीना को देखा जाता है, शहर में पानी खरीदना पड़ेगा, रूम रेंट चाहे तो रूम है, कमरा है तो बिजली बिल अनाप शनाप लगेगा कि नहीं। गांव में कोई दिक्कत नहीं है, 2 गो तरियो लटका लिया, झुला लिया, 10 दिन जला रहा है, 20 दिन जला रहा है, कोई पूछे नहीं आएगा। क्या मुखिया, तो वो सब क्या करेंगे? पानी की सुविधा इधर दिया है तो कौन पानी आता है, मुखिया है और पंचायत समिति, तो छगरी पीवे तो पानी आटबे न करते। नहीं है सर, इधर अटेले है तो 2023 में गड़ाया कौन चीज, मैंने 2023 में पहले सबसे पहले बोरिंग हुआ है ना, और पूरा 2023 पाइप बिछते हैं, 2024 मार्च निकल गया, पानी आया इधर अभी नहीं आया, पैंपो ने भी चले। ओए डोंट डिस्कस, और बोलता है कि इधर नहीं है क्या, उधर मुखिया उखिया बैठ जाओ तो लोग। कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई कार्रवाई का है, केस हो जाएगा जी। मुसरिया देखते सबका मतलब रहता है, वो मुसरिया रहे चाहे कचोरिया रहे, है ना। खाना बगले में, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। तो पुलिस वगैरह भी क्या, वो सब नहीं जानते हैं कि हम कितना बड़ा चोर हैं, नहीं जानते हैं क्या? क्या बोलते हैं? अब क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो वर्तमान में यही कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि यदि 100 में से यदि 80 गो चोरे हैं तो क्या कहेंगे? 80 गो नहीं, 95 गो हैं। ठीक है, तो वैसे ऐसे क्या बोलें, खाली पुलिस की गलती नहीं है, ओकर से बड़ा डकैत गांव वाला है। सबसे बड़ा जो है ना, यदि मैंने लापरवाह इंसान और सबसे बड़ा चोर और डकैत जो बोलिएगा वो कौन है? जनता है। कैसे पूछ रहे हैं, कोई क्या कैसे? सबसे पहले चुनने के लिए जो दिया जाता है किनको, जब अभी जैसे चुनाव आ गया, अभी चुनाव में जब चुनने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले देखेगा अपन जात भाई, जात देखेगा, है ना। पढ़ल लिखल कखनों नहीं देखेगा, जात देखेगा,
ठीक है, पार्टी देखेगा, कोनो हुरमुट आदमी खड़ा हो गया वो कोनो पार्टी में, ठीक है, लेकिन वो पार्टी है जो भी पार्टी है, कोई पार्टिकुलर पार्टी का मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी पार्टी है, नहीं, कोई आईसू है, कोई क्या है, बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, जो भी है। अब देखा उसमें आदमी, उस आदमी को क्या लगा रहा है, वोट लगा रहा है, और उसके बावजूद भी ये सब देख लिया, उसके बाद अब तीसरा नंबर आता है पैसा के दबी और कत्ते दबी, और लेगा जे जिधर देगा पैसा, है ना, तो उसी को क्या देगा, वो वोट देगा। पिया दिया, 8 दिन 10 दिन से दारू पिला रहा है, उसका मुर्गा खिला रहा है, तो हो गया। अब प्रूफ बोलिएगा तो क्या बोलें, कौन नहीं कर रहे हैं? हाँ, प्रैक्टिकल प्रूफ दिखेगा। आप यदि प्रूफ करना चाहेंगे तो आपको भी प्रूफ करके ख़त्म कर दिया जाएगा। चुनाव को आप लोग बहुत करीब से अभी समझ सकते हैं, है ना, और इससे ज़्यादा और राजनीति नहीं समझ। क्या हुआ, क्या पूछ रहे हैं आप? तब नहीं समझता। सबसे पहला काम यही होना चाहिए जो कि अच्छा से, अब यहीं से काम होता है गड़बड़। आप गलत आदमी को चुन के भेजें, उससे आप बहुत बड़ा घूस लिए, गलत आदमी को चुन के भेजें, नियम कानून और बनाएंगे ना वो करो, जो घूस देंगे उन्हीं को वो क्या करेंगे, नौकरी में डालेंगे। जब वो घूस दे के नौकरी में गया तो वो भी क्या करेगा, घूस लेगा कि नहीं। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी किन पर आई, जनता पर। 5 साल में, इसी वजह से 5 साल का सिस्टम बनाया कि एक बार बुर्बक बन गया तो अगला बार बुर्बक मत बनो। लेकिन फिर वही है, तोतवा वाला हाल हो गया। सब दिया गया है लेकिन नहीं होगा। गांव समाज में कुछ गलत होगा तो वो नहीं बोलेंगे जय दी की कर भी। सरकार जे देह राख। देखिए आगे क्या है, यहाँ तक पढ़ लिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। गरीब बस्तियों में रहने लगी, वो कहाँ पे जाके रहने लगे, गरीब बस्तियों में, है ना। नगरों के लघु उत्पादकों, तो लोग समझ गया कि कौन चीज़ है, नहीं है ना। सही से रहो, हाँ ठीक है ना। अपने बहुत सारे लोग अपने जगह पर तारीफ़ करते हैं, लेकिन हमरा नहीं लगता कि तू लोग तारीफ़ लायक है जो तारीफ़ करूँ, है ना। बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन कैमरा के सामने हूँ फिर भी तू लोग का तारीफ़ नहीं करूँगा मैं, ऐसा नहीं समझिएगा। बाकी जो लोग को जो सोचना रहे सोचेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग तारीफ़ लायक है ये नहीं है। है तारीफ लायक। मूड़ी झुकाता है, सबसे छोटा पैक बड़ा धमाका, सोनुआ समझे कि नहीं। धरल चरपट और ओकर गोतीवा, वो तो जहिया से गांडे में रहने लगा, आ वो कतना गोतिया और गोतनी खोज लिया तक ठेकाने में, कखनू रूमा में नहीं रहता है। ट्यूशनवा से जाता है यहाँ से, कहाँ से रहे मार भटकब करे हैं। हाँ गुपचुपवा, अगर गुपचुप लड़की जैसन कते क्वालिटियों तो रही है वो, और नाम के अनुसार से करता है। राधा नाम एक होना चाहिए, राधे श्याम कैसे हो गया? तो एगो है कैसे कैसे दीदी का नाम प्रेमलता लिखा रहता है। चलिए अच्छा, नाम तो नाम जो है ठीक है, राधा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? राधा, क्योंकि वही हिसाब से तोरा गुण है। राधा सब लोग बोलता है उसको, नहीं आप बोलते हैं राधा, राधा दीदी राधा भैया बोलते हैं। चलिए क्या हुआ? हाँ राधे। चलिए आगे देखिए, नगरों के लघु उत्पाद क्या हुआ? ओके गो। हाँ नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। अब एगो चीज़ देखें, आबादी बढ़ रहा था,
आबादी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। दूसरी चीज़ देख रहे थे कि प्रतिस्पर्धा, वहाँ कड़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ता। प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है, कंपटीशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपटीशन। बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कंपटीशन नहीं बढ़ जाता जी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है तो फिर क्या, अब मान लीजिए कि हमारा उत्पादन, कोई भी वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, उसमें उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है और कोई अगला आदमी बहुत कम दाम में बेच दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे एयरटेल और जियो में कंपटीशन होगा, नहीं हुआ था, ये फ्री अगर पैसा, तो वो हिम्मत धर के रखा। आज देखिए बराबर है ना जी, जियो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया, जियो ज़्यादा भाव हो गया, ठीक है। एयरटेल का जो स्पीड है वो जियो का नहीं है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से क्या था, ऊंचा। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। जिम्मेदारियों के बोझ तले क्या हुए थे, खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गाँव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। क्या हो जाती थी, व्यापक गरीबी फैल जाती थी। ये देखिए कृषक विद्रोह है ना, 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। उसके बाद 21 वर्ष से अधिक उम्र जितने भी पुरुष का रहेगा सभी को मत देने का क्या होगा, अधिकार होगा और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए, अभी भी महिलाओं को नहीं दिया गया था। इससे पहले 1845 में सेलिसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे, है ना। तो पत्रकार विल्हेम ऑल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान की। क्या बयान की, इन गांवों में मैंने 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। सबसे बड़ा व्यापक जो था वो क्या था, सूती कपड़ा बुनने। श्रमिकों की हालत खस्ता है। श्रमिकों की हालत कैसे खस्ता, मतलब बहुत दयनीय स्थिति ऐसे बोल सकते हैं। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी, है ना। वो सब एकदम मैंने काम के लिए पूरा बेताब थे कि काम चाहिए काम चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, काम चाहिए तो काम लेगा, लेकिन इतने में काम करना पड़ेगा, कम ही दाम पर काम करना पड़ेगा। इस वजह से ठेकेदार लोग उसका मौका का क्या उठा लिया, फ़ायदा उठा लिया। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। कहाँ पे पहुंच गया, ठेकेदार का कोठी। एंड वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। इसी तरह से भारत में होगा। किसान लोग जिस दिन अल गया ने, और किसान से ज़्यादा ताकत किन्हीं में नहीं है। दिन भर कुदाल, हल, जुआट यही सब करते रहते हैं, सब्जी उब्जी सामान उठाना यही सब करते हैं। और जिस दिन मैंने अत्याचार होता है किसानों पर, बहुत अत्याचार होता है नहीं। अब मान लीजिए किसान, बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे हैं तो इतना फॉर्मे भरे में उस सबसे इतना रपट लिया जाता है कि उसका पैसा जितना आएगा नुनवास बड़ झुंझुनवा हो जाता है। नुनवास बड़ झुंझुनवा मतलब 5 दिन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए, कोनो चीज़ के लिए, ताले 5 दिन में अगर फसल बर्बाद, वह पैसा आएगा नहीं आएगा तकरो ठेकान नहीं रहता है, इस वजह से नहीं जाता है। तो हम बोलेगा गाँव का किसान बुर्बक है। बुर्बक ने क्या करेगा, किस तरह जीवन काट रहा है। अब 5 दिन उधर जाता है तो न उन्हों रहा नहीं इन्हों रहा, न घर के न घाट के। और नुनवास बड़ झुंझुनवा बुझा में आया कि नहीं हुआ, है ना, कि मैंने पैसा आएगा 1,000 और घूस लग जाएगा 1,500, तब फायदा -500, फायदा कितना हुआ, क्या करेगा। तो वही हुआ यहाँ, बुनकर लोग उठे चल दिए कहाँ, जबरदस्ती घुस गया, चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गिरा में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया, मतलब
फाड़ चिड़ के बर्बाद। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया, है ना, परिवार के साथ कहाँ भाग गया, पड़ोस का गांव, वो रहता वक्रों निकल जाता। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया, है ना। वह 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा, सेना बुलाया पूरा, तब उसके बाद लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। 11 बुनकरों को क्या मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों के साथ देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।